आज की पोएम माई हेवन, जिसका के अर्थ है मेरा स्वर्ग, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। तो आइए सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान कवि, दार्शनिक और स्कॉलर थे। 1913 में इनको इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग का जो भीषण नरसंहार हुआ था उससे ये बहुत आहत हो गए और इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। ये जो प्रेजेंट पोएम है माई हेवन, ये इनकी बुक गीतांजलि का ही हिस्सा है। गीतांजलि जो है वो गीतों का संग्रह है, तो उसी का ये एक गीत है माई हेवन। ये जो गीतांजलि बुक इन्होंने लिखी थी वो आज़ादी से पहले लिखी थी, तो उसमें भारत की दशा बहुत ही बेकार थी, बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। तो भारत की दयनीय स्थिति से बहुत आहत थे। तो इस जो प्रेजेंट पोएम है इसमें इन्होंने ईश्वर से प्रेयर की है कि मेरे देश को स्वतंत्र बना दो और मेरे देश को एक आदर्श राज्य बना दो। तो इसमें क्या है कि उन्होंने अपने मन की इच्छा प्रकट की है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि मेरे देश को ऐसा बना दो, मेरे देश के लोग ऐसे हों, मतलब बिल्कुल एक राम राज्य जैसी कल्पना इन्होंने इस पोएम में कर दी है। तो आइए सबसे पहले पोएम को रिसाइट करते हैं, इसकी मीनिंग देखते हैं, इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragment by narrow domestic walls। अब यहाँ पर देखिए, मतलब वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे देश को आजाद कर दो, मेरे देश को स्वतंत्र बना दो और मेरे देश को ऐसा बना दो जहां पर मेरे देश के लोग जो हों, उनके मस्तिष्क जो हों, उनमें किसी प्रकार का कोई डर ना हो। Where the mind is without fear, मतलब मेरे देश के जो लोग हों वो निडर हों, उनमें किसी प्रकार का कोई डर ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जिनके जो सिर हो वो हमेशा ऊंचे उठे रहे। अर्थात इसका मतलब ये है कि मेरे देश के जो लोग हों वो आत्मसम्मानी हो, स्वाभिमानी हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, मतलब मेरा देश ऐसा हो जहां पर शिक्षा या ज्ञान बिल्कुल मुक्त हो, मतलब किसी को भी ज्ञान प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो। ये उस समय की कंडीशन है जब हमारा देश गुलाम था। हमारा जो देश था उसकी सामाजिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सभी को शिक्षा सुलभ नहीं थी, ऊंचे ऊंचे लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी और जो छोटे तबके के लोग थे वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे। तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारा देश ऐसा बन जाए जिसमें शिक्षा सभी के लिए बिल्कुल मुक्त हो, किसी प्रकार का किसी के ऊपर शिक्षा प्राप्त करने में कोई बंधन ना हो, सभी के लिए शिक्षा क्या हो, सुलभ हो। Where the word has not been broken up into fragments, यहां पर ध्यान देंगे, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस, टुकड़े। बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स, तो नैरो डोमेस्टिक वाल्स ऐसे हम कह सकते हैं इंटरनल डिवीजन बेस ऑन क्रीड, कास्ट, लैंग्वेज, मतलब जात, धर्म, भाषा, रंग के आधार पर विभाजन, ये कह सकते हैं। तब वो क्या कहते हैं कि हमारा जो देश हो या हमारा जो समाज हो वो आंतरिक रूप से विभाजित ना हो, मतलब हमारा जो समाज हो जात, धर्म, रंग, भाषा के आधार पर विभाजित ना हो, मतलब हमारे देश के जो लोग हों वो एक हों, उनमें यूनिटी हो। फिर आगे क्या है, Where words come out from the depth of truth, truth मतलब होता है सच्चाई और डेप्थ मतलब गहराई। क्या कहते हैं कि हमारे देश के लोग ऐसे हों जहां सच्चाई, जहां जो शब्द हों वो सत्यता की गहराई से निकलते हों, मतलब हमारे देश के लोग कैसे हों, सत्यवादी हों, वो सच्चाई को पसंद करने वाले हों, वो हमेशा सच बोलने वाले हों। Where tireless striving stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं, where tireless, तो tireless का मतलब होता है कंटिन्यूअस, विदाउट टायर्ड मतलब बिना थके हुए, या कंटिन्यूअस लगातार। स्ट्राइविंग मतलब होता है मेकिंग एफर्ट्स, प्रयास करना। स्ट्रेचेज मतलब आगे बढ़ाना। इट्स आर्म, आर्म मतलब हाथ, भुजाएं।
टूवर्ड्स परफेक्शन, और परफेक्शन मतलब होता है पूर्णता। तो यहाँ पर मतलब ये है कि हमारे देश के लोग ऐसे हों जो बिना थके हुए मतलब लगातार परफेक्शन मतलब पूर्णता के प्राप्त के लिए अपने हाथ हमेशा आगे बढ़ाने वाले हों, मतलब वो हमेशा प्रयास करने वाले हों, और जब तक कार्य की पूर्णता प्राप्त ना हो जाए, जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक वो प्रयास करते रहने वाले हों। मतलब यहाँ पर ये है कि वो हमेशा प्रोग्रेसिव हों, कार्य करने वाले हों, और जब तक कि किसी कार्य पर उनका कब्जा हासिल ना हो जाए, जब तक वो कार्य को पूर्ण ना कर लें, तब तक हार मानने वाले ना हो। मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे देश के जो लोग हों वो क्या हों, उन्नत करने वाले हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट। अब यहाँ पर देखिए, क्लियर मतलब स्वच्छ, स्ट्रीम मतलब धारा, और रीजन मतलब तर्क। क्या करें, जहां तर्क की जो स्वच्छ धारा हो वो खो ना गई हो, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जो लिखा है द डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, अगर हम इसका सीधा सा अर्थ निकालें तो डेड हैबिट मतलब हो गया पुरानी आदतें, डियरी डिजर्ट सैंड, तो डियरी डिजर्ट मतलब होता है निर्जन रेगिस्तान, जिसको कह सकते हैं मरुस्थल कह सकते हैं, और सैंड मतलब बालू। तो अगर हम इसका सीधा सा अर्थ निकालेंगे तो मतलब ये होगा कि जहां पर लोगों की जो तर्क की स्वच्छ धारा है वो पुरानी आदतों के मरुस्थल के बालू में खो ना गई हो। लेकिन यहां पर अर्थ इसका दूसरा है, जो ये लिखा है डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, इसका मतलब है ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो यहां पर इसका जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ ये निकलेगा कि हमारे देश के लोग ऐसे जो पुरानी परंपरा, पुरानी प्रथाओं से चिपके हुए ना हो, बल्कि क्या हो, प्रोग्रेसिव हो, इनोवेटर हो, नए नए चीजों को धारण करने वाले हो। मतलब क्या हो, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब अपने तर्क का इस्तेमाल करने वाले हो, तर्क के आधार पर, बुद्ध के आधार पर नई नई बातों को सोचने वाले हो, नई नई बातों को स्वीकार करने वाले हो। मतलब पुरानी परंपरा, पुराने रीति रिवाज, पुरानी प्रथा से चिपके हुए ना हो जो कि यूजलेस होती हैं। मतलब ऐसी प्रथाएं, ऐसे कस्टम, ऐसे ट्रेडिशन जो क्या हो, यूजलेस हो, तो उनसे ना चिपके रहे, बल्कि अपनी बुद्ध के आधार पर, अपने रीजन के आधार पर नई नई बातों को सोचने वाले हो और नई नई बातों को ग्रहण करने वाले हो। आगे क्या है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू योर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। अब ध्यान से समझेंगे यहां पर, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, लेड फॉरवर्ड मतलब होता है अग्रसर होना, बाय दी। अब दी देखिए यहां पर दी का टी कैपिटल है, तो ये दी गॉड के लिए आया है, मतलब बाय गॉड, दी मतलब यू होता है, और ये आया किसके लिए, गॉड के लिए आया है। इवर वाइडनिंग मतलब विस्तृत होता है, थॉट मतलब विचार, और एक्शन मतलब कार्य। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जहां के लोग क्या हो, ईश्वर से प्रेरित हो, ईश्वर से प्रेरित होकर के सदैव विस्तृत विचार और एक्शन की ओर अग्रसर हो, कार्य की ओर अग्रसर हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि मेरे पिता, पिता किसको कहा है, गॉड को कहा है कि हे ईश्वर मेरे देश को स्वतंत्रता का वरदान दो, मेरे देश को आजादी का वरदान दो, मेरे देशवासियों को जगा दो। तो यहाँ पर ये उनकी फीलिंग्स हैं, मतलब उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है कि हमारा जो देश हो एक आइडियल कंट्री हो और वहाँ के लोग इस तरीके के हों। एक बार संक्षेप में फिर से देख लीजिए, क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। क्या कह रहे हैं कि हमारे देश के जो लोग हों वो निडर हों और उनका सिर क्या रहे, हमेशा ऊंचा रहे। तो यहाँ पर मतलब है कि वो आत्मसम्मानी हों, स्वाभिमानी हों। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने में किसी के ऊपर कोई बंधन ना हो, सभी के लिए शिक्षा क्या हो, सुलभ हो। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स, मतलब जहाँ के लोग या जहाँ का समाज ओ जात, धर्म, भाषा, रंग के आधार पर विभाजित ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ,
जहां पर लोगों में जो शब्द निकले वो सत्यता की गहराई से निकले, अर्थात लोग क्या हो, सच्चे हो, सच बोलने वाले हो। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, जहां पर लोग कार्य की पूर्णता के लिए बिना थके हुए अब लगातार आगे बढ़ने वाले हों, लगातार प्रयास करने वाले हों। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary deserts and of dead habit, जहां के लोग पुरानी परंपराओं, पुरानी प्रथाओं से चिपके हुए ना हो, बल्कि तर्क के आधार पर, रीजन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर वो क्या हो, अग्रसर होने वाले हो, नए नए विचारों को धारण करने वाले हो। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी, जहां के लोगों की जो मस्तिष्क हो वो क्या है, ईश्वर से प्रेरित होकर के, ईश्वर से प्रेरित होकर के वो सदैव अच्छे विचारों की ओर, अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री वॉक, हे मेरे ईश्वर, मेरे देश को आजाद बना दो, मेरे देश के लोगों को जगा दो, मेरे देश को एक स्वर्ग बना दो। ऐसी प्रेयर उन्होंने ईश्वर से की है। अब यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं, द पोएट इज नॉट हैप्पी एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज country because his country is the slave of the British. He prays to God to make his country perfect. He wishes that the people of his country should be fearless. They should have self-respect. There is no check upon anybody for gaining knowledge. मतलब क्या, where education is free and where the world, the society is not divided on the basis of religion, caste, creed, color and language. फिर क्या कह रहे हैं, he wishes that the people of his country should be truthful. The people of his country should be truthful, fearless, frank, sincere and honest. They should be laborious. They should be free from all the useless customs and tradition. They should accept the new ideas basis on the reason and wisdom. Under the inspiration of God, they should accept the new thought and new action. And he wishes that if the people of his country have such virtues, such quality, then their country would be a heaven on the earth. उन्होंने ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की है, ऐसा उन्होंने अपने अंदर ये कल्पना की है कि हमारा देश एक आदर्श राज्य हो, वहाँ के जो व्यक्ति हों ईमानदार हों, किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, वो जो कहते हों वो करने वाले हों। मतलब हम कह सकते हैं एकदम राम राज्य की कल्पना उन्होंने इस पोएम में कर दी है। तो आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में मैं इसकी सेंट्रल आइडिया लेकर के आऊँगा। इसकी सेंट्रल आइडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेंट्रल आइडिया तो वैसे भी अगर आप इसका हिंदी में अर्थ निकाल लेते हैं तो सेंट्रल आइडिया आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।